हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ टेक पर। फ्रेंड्स, यह वेल्डर थ्योरी का पेपर पार्ट 9 है और इससे पहले के अगर पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर हमारे चैनल की और भी वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको वेल्डर ट्रेड के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, लगे रहिए ऐसे हमारे YouTube चैनल के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी फ्लेम फेरस मेटल जैसे कि कॉपर और एल्युमिनियम अलॉय के लिए उपयुक्त है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम जो होती है हमारी वह फेरस मेटल जैसे कि कॉपर एंड एल्युमिनियम अलॉय के लिए उपयुक्त होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी फ्लेम कटिंग प्रक्रिया के लिए उपयुक्त है? इसमें हमें क्या बताना है कि इसमें बताना है कि कौन सी फ्लेम कटिंग प्रक्रिया के लिए उपयुक्त है। इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग हम जो हमारी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है उसका प्रयोग हम कटिंग प्रक्रिया के लिए करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी फ्लेम नॉन फेरस मेटल ब्रॉस एंड ब्रॉन्ज के लिए उपयुक्त है? इसमें हमें क्या बताना है कि इसमें बताना है नॉन फेरस मेटल के लिए, जैसे कि ब्रॉस हुआ एंड ब्रॉन्ज हुआ, तो इसके लिए कौन सी फ्लेम उपयुक्त है फ्रेंड्स? इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग हम नॉन फेरस मेटल के लिए भी करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी फ्लेम स्टील वेल्डिंग के लिए उपयुक्त है? इसमें हमें बताना है कि स्टील वेल्डिंग के लिए कौन सी फ्लेम उपयुक्त है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कार्बोराइजिंग फ्लेम। इसमें हम कौन सी फ्लेम का यूज करते हैं फ्रेंड्स? और कार्बोराइजिंग फ्लेम का हम प्रयोग करते हैं स्टील की वेल्डिंग के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, यानी कि जिसको हम टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये है ना पिघलने वाले इलेक्ट्रोड होते हैं, मतलब ये जॉब की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में पिघलते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, GTAW या टिग वेल्डिंग में निम्नलिखित में से कौन सी पोलैरिटी प्रयोग की जाती है? इसमें हमें बताना है कि जो हमारी टिग वेल्डिंग होती है उसमें हम कौन सी पोलैरिटी प्रयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। जो हमारी GTAW होती है उसमें हम इन सभी का यूज़ करते हैं, यानी कि DCSP, DCRP और ACHP, यानी कि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, अल्टरनेटिंग करंट हाई फ्रीक्वेंसी, इन सब का यूज़ हम GTAW वेल्डिंग में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ताप उत्पन्न होता है? तो इसमें बताना है कि हमें फ्रेंड्स कौन सी रासायनिक प्रक्रिया है वह। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मिट वेल्डिंग प्रक्रिया। इसके द्वारा हम ताप उत्पन्न करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आमतौर पर लगभग कितने वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 4 से 12 वोल्ट। रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होती है हमारी उसमें हम क्या करते हैं, कितने वोल्टेज का यूज करते हैं? उसमें हम करते हैं 4 से 12 वोल्ट का यूज हम करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आवश्यक वोल्टेज किस पर निर्भर नहीं करता है? इसमें हमें बताना है कि किस पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लेंथ ऑफ वेल्ड। वेल्ड की जो लंबाई होती है उसके ऊपर जो हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है वह निर्भर नहीं करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हम जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं? इसमें हमें बताना है फ्रेंड्स, जो हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है उसमें जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो किसके बने होते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है उसमें हम कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है? इसमें हमें बताना है कि जो हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग है वह इनमें से कौन सी नहीं है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है। प्रेशर वेल्डिंग क्या होती है फ्रेंड्स? इसमें दो जॉब होती है। एक क्या होता है, एक तो फिक्स जॉब होती है जिसमें हम एक तरफ से जॉब को मतलब पकड़ के रखते हैं, बांध के रखते हैं, और दूसरी तरफ से एक मूवेबल होती है। उसमें क्या होता है, दो रोलर होते हैं जैसे कि, तो एक तो रोलर इसमें फिक्स होगा और दूसरा हमारा मूवेबल होगा। उसमें एक हमारा रोलर घूमता रहता है और उसमें दोनों जब आपस में सिर से सिर मिलता है उनका, तो उनमें घर्षण पैदा होता रहता है, और घर्षण पैदा होने के कारण उनमें ताप उत्पन्न हो जाता है, और उस ताप के कारण वह दोनों पिघलने की अवस्था में पहुंच जाते हैं। और जब वह पिघलने की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हम उनको प्रेशर देके यानी कि दबाव देकर उनको हम जोड़ देते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फेरस और नॉन फेरस मेटल के लिए 8 mm मोटाई के लिए कौन सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग उपयुक्त है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, स्पॉट वेल्डिंग। जो हमारी फेरस और नॉन फेरस मेटल होती है, जो हम उसमें 8 mm की मोटाई के लिए जो वेल्डिंग यूज करते हैं, तो कौन सी करते हैं फ्रेंड्स? स्पॉट वेल्डिंग का हम यूज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्पॉट वेल्डिंग में लैप ज्वाइंट के लिए वेल्डेड जोन, जो हमारा वेल्डेड जोन होता है उसका व्यास होना चाहिए। तो इसमें बताना है कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40 + 2.5 mm। जो हमारी स्पॉट वेल्डिंग होती है उसमें लैप ज्वाइंट के लिए वेल्डेड जोन का व्यास होना चाहिए 40 + 2.5 mm। फ्रेंड्स, यहाँ पर टी का मतलब है शीट की मोटाई। टी शीट की मोटाई को प्रदर्शित करती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्पॉट वेल्डिंग में दो स्पॉट वेल्ड के बीच कितनी रिक्ति होती है? जब हम स्पॉट वेल्डिंग करते हैं फ्रेंड्स, और एक स्पॉट के बाद जब एक स्पॉट लगाने के बाद यानी कि टांका लगाने के बाद हम जब दूसरा टांका लगाते हैं तो उसके बीच कितना स्पेस होना चाहिए? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 12T। टी अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, टी इसमें शीट की मोटाई है, तो कितना होना चाहिए? 12T। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा गैस मिश्रण गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग यानी कि टिग वेल्डिंग में उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आर्गन और नाइट्रोजन। आर्गन और नाइट्रोजन का मिश्रण गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, GMAW या मिग वेल्डिंग में निम्नलिखित में से आमतौर पर किस पोलैरिटी का प्रयोग किया जाता है? जो हमारी GMAW होती है, जिसको हम मिग या मैग वेल्डिंग भी बोलते हैं, उस पर आमतौर पर कौन सी पोलैरिटी का प्रयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। इसमें हम क्या करते हैं? डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी का हम यूज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक एकल पास में दो मोटी प्लेटों को जोड़ने के लिए किस वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग का हम यूज एक एकल पास में दो मोटी प्लेटों को जोड़ने के लिए करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए सही नहीं है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन गैस वेल्डिंग के लिए सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आर्क वेल्डिंग की तुलना में हीट प्रभावित अक्षेत्र और डिस्टोर्शन कम होता है। तो ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, यह नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आर्क वेल्डिंग की तुलना में इसमें क्या होता है, जो हीट प्रभावित अक्षेत्र होता है और इसमें क्या होता है और डिस्टोर्शन भी अधिक होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आर्क वेल्डिंग के केस में आर्क का तापमान लगभग कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3600 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारी आर्क वेल्डिंग होती है उसके केस में आर्क का जो तापमान होता है वो होता है 3600 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आर्क वेल्डिंग के लिए लगभग कितने mm का अंतराल गैप रखा जाता है। जो हमारी आर्क वेल्डिंग है उसमें लगभग कितने mm का अंतराल यानी कि गैप रखा जाता है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 3 mm। इसमें 3 mm का लगभग 3 mm का गैप रखा जाता है। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।